सो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अपन स्टार्ट करते हैं अपना हिंदू एनालिसिस 2 जून के लिए, राइट। तो सबसे पहले अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल पे, जिसकी लिंक मिलेगी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, राइट। सो अपना फर्स्ट टॉपिक देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक क्या कहता है? हाफ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू बी फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज बाय 2027। तो जो भी इलेक्ट्रिसिटी आएगी वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से आएगी 50% बाय 2027। अपन ये तो देखते हैं हर टाइम की रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज क्या होते हैं। सोलर से कितनी आती है, विंड से कितनी आती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक से कितनी आती है, ठीक है, न्यूक्लियर से कितनी आती है। ये सारी की सारी चीजें अपन देखते हैं, लेकिन अपन ये नहीं देखते कि इनसे जॉब्स कितनी इंक्रीज होगी। तो रिसेंटली कुछ रिपोर्ट्स निकली थी, वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जिससे आपको ये पता पड़ेगा कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से जॉब्स कितनी क्रिएट होंगी, राइट। तो चलिए देखते हैं। सो रिसेंटली द IRENA, Indian Renewable Energy Agency, and the ILO, Indian Labour Organization, released a report titled Renewable Energy in Jobs Annual Review 2022. ठीक है, this says that around 7 lakh new people jobs were created in the renewable energy sector in the just 1 year. तो आप ये देखिए रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से कितना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ है। मैं आज आपको ये आर्टिकल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेंस में कई बार आपसे रिन्यूएबल एनर्जी का स्टेटस सब पूछ लेगा कि हाँ भाई सोलर पावर जी का स्टेटस क्या है, ये बता दो। ठीक है, विंड एनर्जी कितना वर्क करे ये बता दो, जैसे अभी 2022 में विंड एनर्जी के ऊपर पूछा था क्वेश्चन, राइट। तो आपको वो तो ध्यान होना ही चाहिए, वो आप स्टेट से भी कवर कर सकते हैं, लेकिन ये न्यूज से होता है कि हाँ भाई उसका डाटा एम्प्लॉयमेंट कितना है क्या नहीं है, ये अपने स्टेटिक्स बुक्स में नहीं है, राइट। तो अपन यहाँ पे उस चीज को फोकस करेंगे, ठीक है। तो अपन ये देखते हैं कि IRENA क्या होता है। इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको ध्यान रखना है। प्रिलिम्स में क्या बोल देंगे कि एक एनजीओ है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, राइट। इट वाज ऑफिशियली फाउंडेड इन बॉन, जर्मनी इन जनवरी 2009। तो कब फाउंड हुई थी? 2009 में। कहाँ पे? बॉन, जर्मनी, राइट। इट हैज 168 members and India is the 77th founding member of IRNA. It has its quarters in Abu Dhabi, UAE. तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, इसके कितने मेंबर्स हैं, राइट। इनसे डायरेक्ट के डायरेक्ट क्वेश्चंस बनने के आपके फुल चांसेस बने रहते हैं, राइट। 168 मेंबर्स, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, ठीक है, इंडिया इसका मेंबर है या नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ 4-5 चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अगर इस ऑर्गेनाइजेशन को ये लोग प्रीलिम्स 2024 में पूछते हैं तो आप इजीली उस चीज को आंसर आउट कर पाएंगे। तो ILO देखते हैं, ILO क्या होता है? इट इज द ओनली ट्राइपेड यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ओनली ट्राइपेड यूनाइटेड नेशंस एजेंसी, ठीक है। क्या करता है ये? इट ब्रिंग्स टुगेदर द गवर्नमेंट, एम्प्लॉयज एंड द वर्कर्स। तो ये तीनों को एक साथ लेके आता है। काफी कम ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कर पाती है जो गवर्नमेंट्स को लेके आए, एम्प्लॉयज को भी लेके आए, वर्कर्स को भी साथ में लेके आए, राइट। इसी कितने मेंबर्स हैं? 187 मेंबर स्टेट्स हैं। इंडिया इज अ मेंबर टू सेट लेबर स्टैंडर्ड्स, ठीक है, डेवलप पॉलिसीज, डिवाइस प्रोग्राम्स, प्रमोटिंग डिसेंट वर्क फॉर ऑल मैन एंड वुमेन। तो ILO क्या काम करता है? ILO मोस्टली लेबर के रिलेटेड जो भी स्टैंडर्ड्स वगैरह सेट करने होते हैं उससे रिलेटेड सेट करता है, राइट। रिसीव्ड द नोबेल पीस प्राइज इन 1969। इतना आपको ध्यान रखना। Established in 1919 by the Treaty of Versailles as an affiliated agency of the League of Nations, ठीक है, became the first affiliated specialized agency of the UN in 1946। तो आप ये लास्ट 3 पॉइंट को छोड़ भी सकते हैं, सिर्फ आपके बहुत सा डेटा फैक्ट्स के लिए लाए गए हैं, राइट। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ओनली ट्राइपेड यूनाइटेड नेशन एजेंसी इससे रिलेटेड वर्क करती है, राइट। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ILO की कोई कन्वेंशन है क्या, ठीक है, या कोई रिपोर्ट्स निकालता है क्या, क्योंकि यूपीएससी इससे क्वेश्चन पूछता है। हर 3 साल में एक क्वेश्चन आपको इससे प्रीलिम्स में मिल जाएगा, राइट। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि लेबर स्टैंडर्ड्स कौन सेट करता है इंटरनेशनल लेवल पे। आपके मेंस के आंसर लिखने में आपको मदद होगी, राइट। और आप मुझे बताएंगे कि सोलर पावर का स्टेटस क्या है अपने इंडिया में, कमेंट सेक्शन में, अगर आप ट्यूटोरियल्स को डेली फॉलो कर रहे हैं, राइट। तो अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। तो अपना नेक्स्ट आर्टिकल कहता है राइडिंग मोमेंटम, फिजिकल मॉनेटरी मेजर्स मस्ट रिमेन ग्रोथ सपोर्टिव इन कमिंग क्वार्टर्स। तो राइडिंग मोमेंटम में क्या बात की जाती है? राइडिंग मोमेंटम में ये बात की जाती है कि कैसे फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे कि अपनी जीडीपी ग्रोथ अच्छी आ रही है, राइट। अपन ने कल देखा कि अपन ने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा ही जीडीपी ग्रोथ अपनी रही है, राइट। तो उसके पीछे के रीजंस क्या है अपन वो देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब मैं आपको आज फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में थोड़ा बताऊंगा, जिससे कि अगर आपको कोई चीज आए एग्जाम में तो आप इजीली उस चीज को आंसर आउट कर पाए, राइट। चलिए,
तो फिजिकल पॉलिसी क्या होता है? फिजिकल पॉलिसी इज द यूज ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्शन, ठीक है, मतलब कि जो भी गवर्नमेंट कलेक्ट करती है किसके थ्रू, टैक्सेस के थ्रू, नॉन टैक्स रेवेन्यूज के थ्रू, सच एज डिसइन्वेस्टमेंट करती हैं अपने को रिसर्च का, या एक्सपेंडिचर करती हैं टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी। तो ये सारे के सारे मेजर्स क्या आते हैं? ये सारे के सारे मेजर्स फिजिकल पॉलिसी में आते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होगी? जो आरबीआई करेगी, राइट। लेकिन फिजिकल पॉलिसी कौन देखता है? गवर्नमेंट देखती है। आपको ये ध्यान होना चाहिए। जिन्होंने स्टार्ट करी प्रिपरेशन उनके लिए भी ये हेल्पफुल हो सकता है कि अगर वो बेसिक्स पढ़ने जाएंगे तो भी उनको फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ना पड़ता है, राइट। तो उस चीज का आप ध्यान रखें। थ्रू द फिजिकल पॉलिसी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ टैक्स रेवेन्यूज एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर टू नेविगेट द इकोनॉमी, ठीक है। तो फिजिकल पॉलिसी क्या करती है? गवर्नमेंट कंट्रोल करना चाहती है क्या, कि टैक्सेस रेवेन्यूज कैसे आएंगे, पब्लिक में एक्सपेंडिचर कैसे होगा एंड ऑल, ये सारी चीजें, राइट। इफ द गवर्नमेंट रिसीव्स मोर रेवेन्यू देन इट स्पेंड्स, it runs a surplus, while if it spends more than the tax and the non-tax receipts, it runs a deficit। तो आ सकते हो अपन डेफिसिट में ही रहते हैं। अपन जितना रिसीव नहीं करते हैं उतना ज्यादा अपन पे करते हैं, राइट, चीजों के लिए। क्यों? क्योंकि अपनी यहाँ पे जो टैक्स पॉपुलेशन है वो सारा का सारा टैक्स नहीं देती है, ठीक है। तो वो एक प्रॉब्लम अपने यहाँ देखी जाती है। टू मीट एडिशनल एक्सपेंडिचर द गवर्नमेंट नीड्स टू बोरो डोमेस्टिकली और फ्रॉम ओवरसीज। तो अगर अपने को एक्सपेंडिचर करना होता है तो अपन को कहाँ से बोरो करना हो सकता है? डोमेस्टिकली माने अपन अपने इंडिया में ही बोरो कर सकते हैं दूसरे इंस्टीट्यूशन से, या ओवरसीज माने कि बाहर की कंट्रीज से, यहाँ पे अपने को अगर लोअर रेट इंटरेस्ट मिल रहा है तो अपन ले सकते हैं, राइट। Alternatively, the government may also choose to draw upon its foreign exchange reserve or print additional money। Alternatively, गवर्नमेंट ये लेवल चूज कर सकती है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को यूज करे या एडिशनल मनी को यूज करे, मतलब एडिशनल मनी प्रिंट करे। लेकिन इससे ज्यादा गवर्नमेंट करती नहीं है। गवर्नमेंट इसलिए नहीं करती क्योंकि इससे ज्यादा इन्फ्लेशन के चांसेस रहते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा पैसा मनी में इकोनॉमी में आप डालोगे उतना ही ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा, राइट। तो अपन चलते हैं थोड़ा सा इसकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं कि ये अपने लिए इंपॉर्टेंट इतनी क्यों है। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ, फिजिकल पॉलिसी के ग्रोथ रेट को बढ़ाना, इकोनॉमिक गोल्स को अपने टाइम टू टाइम पूरा करना। जैसे अपन देखते हैं ना कि किसी के वेलफेयर मेजर्स लिए जाते हैं तो गवर्नमेंट ही लेती है ना, तो थ्रू सब्सिडी देती है या कुछ इनिशिएटिव्स देती है या समथिंग को देती है, तो उससे क्या होती है? आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, राइट। प्राइस स्टेबिलिटी, इट कंट्रोल्स द प्राइस लेवल इन द कंट्री सो दैट द इन्फ्लेशन इज टू हाई प्राइसेस कैन बी रेगुलेटेड। तो अपन ये देखते हैं ना, एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है, राइट। ऐसे काफी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके थ्रू गवर्नमेंट अपने फिजिकल पॉलिसी को यूज करती है, राइट। तो आपको उस चीज के बारे में ध्यान देना चाहिए। फिर क्या बोलता है? फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट कैसे हो सकती है? और नियर फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट तो कभी भी नहीं होती और होनी भी नहीं चाहिए, राइट। एज ए टूल टू रिकवर फ्रॉम लो इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो फिजिकल पॉलिसी क्या होगा? गवर्नमेंट अगर कुछ इनिशिएटिव्स देगी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, तो वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय करेंगे, जिससे कि अपने यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी। मैंने आपको बोला कि फुल एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं होनी चाहिए। फुल एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं होनी चाहिए उसके भी अपने रीजंस होते हैं। जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, राइट, एक ग्राफ होते हैं ऐसे वर्क करते हैं जो, ठीक है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। लेकिन अगर आपको पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि हाँ सर इकोनॉमिक्स रिलेटेड लेक्चर्स बनाए, तो हम बना देंगे। उसके बाद पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल पॉलिसी इन इंडिया। तो इन ए कंट्री लाइक इंडिया फिजिकल पॉलिसी प्लेज अ की रोल इन एलिवेटिंग द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन बोथ इन द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। तो फिजिकल पॉलिसी दोनों सेक्टर्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ये बताया गया। थ्रू टैक्सेशन द फिजिकल पॉलिसी हेल्प्स टू मोबिलाइज अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज फॉर फाइनेंसिंग इट्स न्यूमरस प्रोजेक्ट, जो मैंने आपको पहले ही बताया। फिजिकल पॉलिसी आल्सो हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग स्टिमुलस टू इवैल्यूएट द सेविंग्स रेट। ये सारे के सारे इसके इंपॉर्टेंस है, मतलब फिजिकल पॉलिसी क्या क्या ले रही है, क्या क्या, अगर फिजिकल पॉलिसी अगर अपन स्टेप्स ले रहे हैं तो उससे क्या क्या होगा। फिजिकल पॉलिसी गिव्स एडुकेट इंसेंटिव्स टू प्राइवेट सेक्टर टू एक्सपेंड इट्स एक्टिविटीज। ये मैंने आपको ऊपर बताया कि कैसे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट देती है, जिससे एम्प्लॉयमेंट रिलीज होती है। तो ये विशियस साइकिल वर्क करती है, ठीक है। फिजिकल पॉलिसी एम्स टू मिनिमाइज द इम्बैलेंस इन द डिस्पोजल ऑफ इनकम एंड वेल्थ। फिजिकल पॉलिसी का ये भी मेजर होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा जो इम्बैलेंस होते जा रहा है लोगों के बीच में उसको मिनिमाइज करे, राइट, लोगों की इनकम और वेल्थ में। ये सारे इसके इंपॉर्टेंस होते हैं, जरूरी नहीं कि ये सारे के सारे फॉलो अप, राइट। लेकिन अपन को ये देखना है कि अगर अपन एग्जाम लिखने जा रहे हैं तो अगर फिजिकल पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी अपने से रिलेटेड कुछ पूछा है तो अपने को वो चीज के बारे में ध्यान होना चाहिए, राइट। तो अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। सो अपना नेक्स्ट आर्टिकल कहता है ब्रिक्स दैट कुड बी अ बिगर। तो ब्रिक्स सबसे पहले किसकी ऑर्गेनाइजेशन है?
कितने मेंबर्स होते हैं, कब फाउंड की गई, हेडक्वार्टर्स क्या है, इसकी कोई एग्रीमेंट्स हैं क्या, ये सारी की सारी चीज़ें जैसे ही न्यूज़ में आए ना तो आपको ध्यान हो जानी चाहिए, याद होनी चाहिए कि हाँ आज हमसे ये पूछा जाएगा तो हमें ये बताना है, राइट। तो चलिए अपन ब्रिक्स के बारे में देखते हैं। ब्रिक्स इज एन एक्रोनिम फॉर द ग्रुपिंग ऑफ वर्ल्ड लीडिंग इमर्जिंग कंट्रीज लाइक ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। So B for Brazil, R for Russia, I for India, C for China, S for South Africa। इस चीज के बारे में आप ध्यान रखें, राइट। द ब्रिक्स लीडर समिट इज कन्वेंट एनुअली, तो ये एनुअली होती है, इस चीज का आप ध्यान रखें। ये बोल देगा कि 2 साल में एक बार होती है या क्वार्टर क्वार्टर होती है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। द ब्रिक्स ब्रिंग टुगेदर 5 ऑफ द लार्जेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, मतलब 5 लार्जेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज को साथ लेके आता है। क्या बोलता है, 41% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, तो मतलब देखिए कितनी बड़ी पॉपुलेशन है। 24% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी, 16% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड, तो देखिए कितना बड़ा मेजर्स है, राइट। तो इस चीज के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए, अगर ब्रिक्स से रिलेटेड मेंस में क्वेश्चन आ जाए तो आप उसमें ये सारे डाटास को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, राइट। इट इज एन इमर्जिंग इन्वेस्टमेंट मार्केट इन द ग्लोबल पावर ब्लॉक, ठीक है। तो ये इसके बारे में थोड़ा सा चीज है, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हेडक्वार्टर्स कहाँ है, मैं आपको पहले ही कवर करा चुका हूँ। और आपका इसको एग्रीमेंट जो आपको ध्यान होना चाहिए वो कौन सा है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, राइट। ये सारे के सारे अपन ने पहले कवर कर रखे हैं, अगर आपको रिमेम्बर ना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपके लिए कल वापस कवर कर दूंगा, राइट। तो अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। तो अपना नेक्स्ट आर्टिकल कहता है हु शुड ओन द वर्ल्ड लिथियम, ठीक है। व्हाट हैज द सुप्रीम कोर्ट सेड ऑन द ओनरशिप ऑफ द लैंड, हाउ बिग इज इंडियाज इलेक्ट्रिकल मार्केट, साउथ अमेरिकन कंट्रीज ऑफ चिली एंड बोलिविया मैनेजिंग द लिथियम रिजर्व्स, व्हाट लाइज इन इंडियाज फ्यूचर विद रिस्पेक्ट टू लिथियम इंडस्ट्रीज। देखिए जब भी इतने सारे क्वेश्चन पूछे जाए ना तो उसमें अपने को काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। तो आज अपन लिथियम के बारे में सब कुछ जानेंगे, जैसे कल अपने ग्राफीन के बारे में जाना था, राइट। तो ये सारे मैं आपको मिनरल्स इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि यूपीसी आजकल पूछने लग गया है, जैसे उन्होंने इस साल टिटेनियम पूछा था, ठीक है, आयरन पूछा था, ठीक है। तो हर साल एक मेजर मिनरल और या माइनर मिनरल के ऊपर क्वेश्चन आएगा, तो अपन भी यही चीज लेके चलते हैं कि अपन डेली कोई मिनरल्स ले लें या कुछ मैपिंग ले लें या कुछ पर्सनालिटी ले लें या कोई साइंस का फैक्ट उठाएं, ठीक है, जिससे अपने प्रीलिम्स के क्वेश्चन डायरेक्टली इजी सॉल्व हो। जैसे मैंने 26 मई को आपको रशिया यूक्रेन की मैपिंग कराई थी, तो यूक्रेन का मैप पूछा गया 28 मई को, राइट। तो आप देखिए अगर आपने हिंदू एनालिसिस फॉलो किया है तो आप कितना उसका इंपॉर्टेंस यूज कर सकते हैं, राइट। तो अपन देखते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या होती है लिथियम की। इट इज एन केमिकल एलिमेंट विद द सिंबल ऑफ Al, इतना नहीं पूछा जाएगा आपसे। इट इज अ सॉफ्ट स्लेवरी व्हाइट मेटल, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन इट इज द हाईएस्ट मेटल एंड द लाइटेस्ट सॉलिड एलिमेंट, इसके बारे में आपको ध्यान होना चाहिए थोड़ा सा। इट इज हाईली रिएक्टिव इन द फ्लेमेबल, मस्ट बी स्टोर्ड इन मिनरल ऑयल, ओके। कहाँ स्टोर होना चाहिए आपको इसके बारे में ध्यान होना चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड यूपीसी क्वेश्चन पूछ सकता है। इट इज एन अल्काइल मेटल एंड ए रेयर मेटल, ठीक है, तो ये रेयर मेटल्स में आता है। अल्काइल मेटल्स कंसिस्ट ऑफ द केमिकल एलिमेंट्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सेसियम, फ्रेंसियम, तो ये सारे के सारे रेयर अर्थ मेटल्स हैं, राइट। इस चीज के बारे में आप ध्यान रखिए। टुगेदर विद हाइड्रोजन दे कॉन्स्टिट्यूट ग्रुप 1 ऑफ द एस ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल, इतना आपको ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। ये सिर्फ मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए ले आता हूँ। रेयर मेटल्स क्या क्या होते हैं, नीबियम, टेंटियम, लिथियम, बेरिलियम, सीशियम, रेयर अर्थ, इंक्लूड लेंथियम, ये सारी की सारी चीजें थोड़ा सा देख लें एक बार, अगर इनसे रिलेटेड कोई यूपीसी में क्वेश्चंस बने तो आप इजीली उस चीज को आंसर आउट कर सकें, राइट। तो अपन चलते हैं थोड़ा सा इसके बारे में और देखते हैं कि इसकी यूजेस क्या हैं, राइट। लिथियम मेटल इज यूज टू मेक यूजफुल अलॉयज, ठीक है, अलॉयज बनाने में काम आता है। फॉर एग्जांपल लीड टू मेक व्हाइट मेटल बेरिंग्स फॉर मोटर इंजन्स, एल्यूमिनियम, एयरक्राफ्ट पार्ट्स बनाने में काम आता है। मैग्नीशियम टू मेक आर्मर प्लेट्स, ठीक है। तो इसके यूजेस आप थोड़े से, अगर मेंस में क्वेश्चन आ जाता है कि लिथियम और इन सबकी यूजेस बता दो तो आप डायरेक्टली बता सकते हो, ठीक है। इन थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस, ठीक है, टू मेक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, लिथियम इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, लैपटॉप्स, ठीक है। कंट्रीज विद लार्जेस्ट रिजर्व्स, चील, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, देखिए ये सब तो आपके यूजेस थे। अब मैंने आपको बता रहा हूँ कि सबसे ज्यादा लार्जेस्ट रिजर्व्स कहाँ है, तो सबसे पहले चिली में है, सेकंड में ऑस्ट्रेलिया में है, थर्ड में अर्जेंटीना में, राइट। इस चीज के बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए। यूपीसी बोल देगा कि सबसे लार्जेस्ट रिजर्व्स चाइना में है, तो ऐसा नहीं है। चील कहाँ पड़ता है, ब्राजील, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया आपको पता होगा,
उसके बाद अर्जेंटीना आता है, वो भी ब्राजील, राइट। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि लिथियम रिजर्व्स सबसे ज्यादा यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। लिथियम इन इंडिया, रिसर्च एट द एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट एंड द इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन हैव एस्टिमेटेड lithium reserves of 14,100 ton in a small patch of land surveyed in South Karnataka, Mandya district recently. तो अपने यहाँ पे भी थोड़े से कुछ lithium reserves पाए गए हैं. So it is also India's first lithium evidence site found. ठीक है, तो कोई भी फर्स्ट चीज होती है ना, तो यूपीसी को उसमें इंटरेस्ट आता है, राइट। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। वो क्या क्वेश्चन बनाएंगे कि फर्स्ट लिथियम रिजर्व्स हैव बीन फाउंड इन असम और केरला और तमिलनाडु। सो आपको ये ध्यान होगा कि नहीं, सर ने पढ़ाया था कर्नाटका, तो आप आराम से उसको गलत करके आएंगे, राइट। तो इस चीज के बारे में ध्यान रखें। तो पोटेंशियल साइट्स कहाँ जहाँ पे पाया जा सकता है, द मेजर मिका बेल्ट इन राजस्थान, बिहार और आंध्र प्रदेश। तो ये सारी जगह बेल्ट हैं जहाँ पे पोटेंशियल साइट्स हैं कि पाए जा सकते हैं। पिगमेंट इग्नेस रॉक्स बेल्ट इन उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़, ब्राइंस ऑफ संबर पंचापड़ा इन राजस्थान एंड रन ऑफ कच्छ इन गुजरात। देखिए रन ऑफ कच्छ इस साल पूछा गया, राइट, आपके एग्जाम में कि हाँ भाई रन ऑफ कच्छ के बारे में बताओ। तो ये जो भी इंपॉर्टेंट साइट्स हो ना, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं, राइट। तो इस चीज के बारे में अपन ध्यान रखेंगे और अपन हर दिन कोई ना कोई साइट के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप पढ़ते रहेंगे कि अगर आने वाले टाइम में अगर इनमें से कुछ क्वेश्चन बना तो अपन उस चीज को इजीली आंसर आउट कर सकते हैं, राइट। तो आप इस इसका मैप ध्यान रखेंगे, आप इसके थोड़े यूजेस ध्यान रखेंगे, आप इंडिया में ध्यान रखेंगे कहाँ पाया जाता है और कहाँ पोटेंशियल साइट्स हैं, ठीक है। मोस्टली हमको लगता है 2024 के प्रीलिम्स में आपसे यहाँ से क्वेश्चंस पूछने के चांसेस रहेंगे, राइट। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल क्या कहता है, सेडिशन लॉ कैन बी रिटेन बट विद सेफगार्ड्स, लॉ कमीशन का कहना है, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि सेडिशन लॉ के बारे में क्या कहते हैं ये। इट डिफाइंस सेडिशन, सेक्शन 124 आईपीसी क्या कहता है लॉ कमीशन के बारे में, ठीक है। It defines sedition as an offense committed when any person by words, either spoken or written, or by signs or by visible representation, or otherwise brings or attempts to bring into hatred or contempt, excites or attempts to excite disaffection towards the government established by law in India. तो इन थ्रू एक्शंस के थ्रू अगर कोई भी आपको हार्म करने की कोशिश करता है तो उसको अपन सेडिशन के थ्रू चार्ज कर सकते हैं, राइट। तो ये अपना सेक्शन 124 आईपीसी कहता है। डिसअफेक्शन क्या इंक्लूड करता है, जैसे डिसलॉयल्टी, एनिमिटी की फीलिंग, कंपोनेंट्स ऑफ हेट्रेट, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ, राइट। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि अगर कोई सेडिशन के ऊपर क्वेश्चन आया तो आप डायरेक्टली वन सेक्शन एज पर सेक्शन 124 ऑफ आईपीसी सेडिशन इज दिस, तो आप इसके बारे में स्टार्ट करेंगे, राइट। उसके बारे में आप उसके बाद बताएंगे कि हाँ इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, जैसे यूनिटी और इंटीग्रिटी में मदद करता है, राइट, एक स्टेबिलिटी देता है गवर्नमेंट को। लेकिन उसके बाद आप बताएंगे कि इसके इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, राइट, कि इसके इम्पैक्ट में क्या होगा कि कई बार ये पावर का मिसयूज होता है, राइट। ऐसे आप अलग अलग उसके वो बताएंगे, बेनिफिट्स बताएंगे, इम्पैक्ट्स बताएंगे, फिर आप इसको कंक्लूजन में बताएंगे कि हाँ आप इनको कैसे, जैसे सेडिशन लॉ को रिटेन किया जा सकता है लेकिन बस सेफगार्ड्स। तो लॉ कमीशन की रिपोर्ट है, तो आप लॉ कमीशन की रिपोर्ट दीजिए यहाँ पे। एज लॉ कमीशन हैज सेड दैट सेडिशन लॉ कैन बी रिटेन विद प्रॉपर सेफगार्ड्स, और उसके बाद आप थोड़ा सा अपना खुद का ऐड कर सकते हैं, राइट। तो आप ये देखिए आपके एडिटोरियल से ही आपका पूरा का पूरा मीन्स का क्वेश्चन रेडी हो गया, राइट। तो आपको उस चीज के बारे में ध्यान होना चाहिए कि आप कैसे एडिटोरियल से मीन्स के क्वेश्चंस को अपने रेडी करें, राइट। तो चलिए अपन देखते हैं अपना दूसरा आर्टिकल क्या कहता है, एट द रूट ऑफ इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग चैलेंज। तो मे मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई स्किल्स एट अ 31th मंथ हाई, ठीक है, एसएफएन ग्लोबल सर्वे का कहना था, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है अपने यहाँ पे, ठीक है। इट अकाउंट्स फॉर 15% ऑफ इंडियाज जीडीपी, 12% ऑफ इंडियाज वर्कफोर्स। तो आप ये देखिए ये डेटा को आप डायरेक्टली आपके मेंस के आंसर्स में यूज करेंगे, राइट। The sector is diverse and includes a range of industries such as textiles, pharmaceuticals, automobiles and the consumer durables. तो इसके अंदर कौन कौन सी इंडस्ट्री आती है इसके बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। आप सबसे पहले डाटा लिखेंगे, फिर आप ये बताएंगे इसके अंदर ये इंडस्ट्रीज आती हैं, राइट। फिर आप ये बताएंगे कि हाँ कौन से ग्रोथ ड्राइवर्स हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के। तो अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है, अपने यहाँ पे कॉम्पिटिटिवनेस बहुत है, डिमांड बहुत है, ठीक है।
कॉम्पिटिटिवनेस माने कि अपने यहाँ पे लो स्किल लेबर मिल जाता है, लो स्किल मतलब लो स्किल लेबर नहीं, मतलब लो कॉस्ट लेबर मिल जाता है, राइट। अगर लो कॉस्ट लेबर मिल जाता है तो आप इजीली कम्पीट कर सकते हैं दूसरे जनों से, क्योंकि आपकी प्राइस अपने आप कम हो जाती है, राइट। पोटेंशियल टू बिकम अ ग्लोबल हब, ठीक है। चैलेंजेस क्या क्या हैं? इनएडुकेट टेक बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना एडुकेट नहीं है अभी तक। एमएसएमई को क्रेडिट नहीं मिलता है, ठीक है। शॉर्टेज है लेबर्स की, मतलब स्किल्ड लेबर की, जो मैं आपको ऊपर बता रहा था। कंपटीशन फ्रॉम अदर कंट्रीज इन इंपोर्ट्स, अपन ये देखते हैं कि चाइना से अपन को बहुत सस्ते में माल आ जाता है, तो वो एक अपने लिए प्रॉब्लम है, ठीक है। व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड? इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर, आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएं, ठीक है। प्रमोटिंग एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग, आप अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं, इनोवेशन लाएं अपने प्रोडक्ट्स में, ठीक है। एक्सेस टू फाइनेंस करें, जैसे एमएसएमई जिनको फाइनेंस इजीली नहीं मिल पाता उनको फाइनेंस प्रोवाइड कराएं, ठीक है। रेगुलेशंस बनाएं कुछ अच्छे कि हाँ भाई इस चीज को ऐसे रेगुलेट किया जाएगा, ऐसे वर्क किया जाएगा। स्किल डेवलपमेंट को इनकरेज करें, जो अपने देखा कि अगर इसकी प्रॉब्लम डायरेक्ट सॉल्व होगी, ठीक है, उससे कॉम्पिटिटिवनेस और अच्छी आएगी, राइट। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए, इससे डायरेक्ट अपने आप मेंस का आंसर बना सकते हैं, जिसके रिलेटेड मैंने आपको नेक्स्ट में अभी मेंस का क्वेश्चन दिया है। चलिए अपन मेंस का क्वेश्चन देखते हैं। मेंस का क्वेश्चन क्या कहता है? गिव एन अकाउंट ऑफ द करंट स्टेटस एंड द टारगेट्स टू बी अचीव पर्टेनिंग टू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस इन द कंट्री, डिस्कस इन द इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल प्रोग्राम ऑफ लाइटिंग लिमिटेड डॉट्स। तो आपको स्टेटस बताना है, टारगेट्स बताने की रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, जो मैंने आपको फर्स्ट आर्टिकल कवर करवाया है आज, कि हाँ भाई आप स्टेटस पता होना चाहिए, आपको रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट्स पता होने चाहिए कि आप उनको कैसे यूज करेंगे, राइट। तो आप डायरेक्टली उससे स्टार्ट करेंगे अपना आंसर। Industrial growth rate has lagged behind the overall growth of gross domestic product in the post-reform period. Give reasons. How far are the recent changes in industrial policy capable of increasing the industrial growth rate? देखिए डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग का क्वेश्चन है। मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड मैंने आपको सब कुछ कराया, ग्रोथ ड्राइवर्स क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, वे फॉरवर्ड्स क्या हैं, तो आप इनको डायरेक्टली अपने मीन्स के आंसर्स में यूज कीजिए, राइट। और अगर आप मीन्स के आंसर्स लिख रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर प्रोवाइड करें, मैं आपको उसका रिव्यू जरूर प्रोवाइड करूंगा। तो अपन ऐसे ही मिलते रहेंगे और एडिटोरियल्स के साथ।